बिलाल अपनी फैमिली को उम्रे पर ले गया तो पीछे बूढ़ी माँ हसरत से देखती रह गई कि बेटा मुझे भी लेकर जाएगा। बेटा चला गया तो घर में फाके पड़ गए तो बूढ़ी अम्मा लोगों के काम करके रोटी खाने लगी और लोग बातें करने लगे कि कम बख्त बेटे के उम्रे का क्या फायदा जब माँ घर भूखी है। बिलाल जब उम्रे से लौटा तो वो लोगों के लिए ढेरों तोहफे लेकर आया और उनके घर जा जाकर देने लगा और फख्र से कहता उम्रा करके आया हूँ। लेकिन जब उस घर में गया जहाँ माँ काम कर रही थी तो वहाँ बेटा तुमने सबके टिकट दिखा दिए हैं लेकिन मेरा टिकट कहाँ है? रशीदा बेगम ने कांपती हुई आवाज में अपने बेटे से सवाल किया तो बेटे ने सर झुका दिया जबकि बहू ने बहुत नागवारी से उसकी तरफ देखा। अम्मा आपका टिकट नहीं है क्योंकि हम फैमिली उम्रे पर जा रहे हैं, आप नहीं जा रही हैं। इतने पैसे नहीं थे कि आपके उम्रे का भी बंदोबस्त कर पाते। फिर कभी खुदा ने मौका दिया तो आपको भी उम्रा करवा देंगे, मगर इस वक्त हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, यानी मैं, बिलाल और हमारे दोनों बच्चे। हमारी फैमिली में आपका क्या काम? बहू की बात सुनकर रशीदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में आकर अपनी बोसीदा सी चारपाई पर लेट गई। अभी थोड़ी देर पहले वो कितनी खुश थी। बेटे ने घर में दाखिल होते ही ऐलान किया था कि हम उम्रे पर जा रहे हैं, सारी फैमिली जाएगी। रशीदा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। तजस्सुस के मारे वो भी बेटे के पीछे बेटे के कमरे में ही चली आई थी, मगर वहां जाकर उसे नई बात पता चली थी कि वो अपने बेटे की फैमिली नहीं है, बल्कि बेटे की फैमिली तो उसकी बीवी और बच्चे हैं। बहू की बेएतनाई और बेटे की बेरुखी ने उसे काट कर रख दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो हिचकियों के साथ रोने और अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तेरा घर देख सकूं? मेरे बेटे ने मुझे फैमिली मानने से इनकार कर दिया है। तेरा घर क्या दिखाएगा? अब तू ही कोई सबब पैदा कर। रोते रोते वो सो चुकी थी। बेटे की बेहिस्सी का ये आलम था कि वो देख चुका था कि माँ रोते हुए कमरे से निकली है, लेकिन पीछे आकर उसे तसल्ली या दिलासा देना भी जरूरी नहीं समझा था। जरूरी नहीं था कि वो उसे उम्रा करवाने के लिए ले जाता। कम अज़ कम अपनी बीवी को तनबिया कर सकता था कि माँ भी उसकी फैमिली है, उसे अलग क्यों किया जा रहा है। रोते रोते उसकी आंख लग गई। सुबह होते ही वो घर के कामों में मसरूफ हो चुकी थी। रात को बहू और बेटे की होने वाली तमाम बातें भी भूल चुकी थी। रशीदा बेगम उम्र के इस हिस्से में थी जहां यादाश्त सही तरीके से काम ही नहीं करती। इंसान बहुत सारी बातें भूल जाता है, वो भी तमाम बातें भुलाकर अपने कामों में लगी हुई थी। इस उम्र में भी घर के तकरीबन सारे काम किया करती थी। बहू तो अपने बच्चों को ही मुश्किल से संभालती थी या कभी कभार सालन बना लिया करती थी। उसके अलावा सारे काम उसके जिम्मे थे जो वो खुश असलूबी से सर अंजाम देती थी। उस वक्त भी वो नाश्ता बनाकर फारिग हुई थी जब बेटा किचन में दाखिल हुआ। कहने लगा, माँ जल्दी से नाश्ता दे दो, ऑफिस से देर हो रही है। नजरत तो पूरी रात छोटे की वजह से जागती रही है, उसे तेज बुखार था। अब जाकर उसकी आंख लगी है तो मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। रशीदा बेगम ने खामोशी से नाश्ता निकाला और बेटे के आगे रख
दिया, साथ ही चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दिया। न जाने क्यों हर रोज ही बेटा वजाहतें देने लगता था, जबकि बहू उससे पहले भी किचन में आकर नाश्ता नहीं बनाया करती थी, बल्कि दिन चढ़े उठकर बना बनाया नाश्ता किया करती थी और साथ ही नाश्ते में खूब नुक्स भी निकाला करती थी। कभी कहती आमलेट सही से फ्राई नहीं हुआ और कभी कहती पराठा जल गया है, कभी चाय में चीनी पत्ती कम लगा करती थी। रशीदा बेगम को सताने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। सुबह की सफाई करने और नाश्ता बनाने के बाद रशीदा बेगम पूरी तरह थक चुकी थी। मौसम बदल रहा था, सर्दियों की आमद थी, सहन में हल्की हल्की धूप बहुत भली लग रही थी। उसने ऐसा से सहन में चारपाई डालकर खुद भी उस पर लेट गई। अभी उसने सुकून की एक लंबी सांस ही ली थी कि अंदर कमरे से नजरत निकली और सीधी उसके सराहने आकर खड़ी हो गई। बुढ़िया नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है, पूरी रात नींद ठीक से नहीं आई, उठने का दिल नहीं कर रहा, मगर भूख से बुरा हाल हो रहा है। ये कहकर वो सिहन के किनारे रखी कुर्सी पर बैठ गई। रशीदा बेगम ने थके जिस्म के साथ चारपाई से उठने की कोशिश की और ऐसा ऐसा चलती हुई किचन में आ गई। बहू के लिए नाश्ता तैयार करके उसके सामने रखा, फिर चाय का पानी चढ़ाया और खुद भी दो नवाले खा लिए। सारा घर संभालना इस उम्र में मुश्किल होता जा रहा था, मगर वो खामोशी से हर काम कर देती थी। न किसी से शिकायत, न कोई मुतालबा, बस दिल में कहीं एक कसक जरूर रहती के बुढ़ापे में इंसान का सहारा उसके अपने होते हैं। काश उसका बेटा भी उसका सहारा बन जाता। नाश्ता देने के बाद वो बहू के पास आई और नरमी से बोली, बहू मेरी दवाई खत्म हो चुकी है, घर में राशन भी कम है, तुम दोनों उम्रे पर चले जाओगे तो मैं घर में अकेली रह जाऊंगी। किससे कहूंगी कि राशन ले आए या दवा ला दे। जाने से पहले राशन डलवा देना और मेरी दवा भी मंगवा देना, ताकि तुम लोगों के जाने के बाद मुझे किसी चीज की फिक्र न हो। नजरत ने सर तो हिला दिया, मगर दिल में इरादा कुछ और ही था। वो जानती थी कि रशीदा बेगम बिलाल से बराह रास्त बात करने से झिझकती है, इसलिए उसने सामने से हाँ कर दी ताकि सास उसे कुछ न कह सके। अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि राशन पर इतने पैसे क्यों खर्च किए जाएं, वही पैसे अच्छे तवाफ में लग जाएंगे जो रिश्तेदारों को देने हैं। राशन और दवा के लिए पैसे बचाकर जरूरत पड़ने पर बाद में देख लेंगे। जब वो लोग उम्रा करके वापस आ जाएंगे तब भी सब हो सकता है। सास के सामने उसने इनकार सिर्फ इसलिए नहीं किया कि कहीं रशीदा बेगम बिलाल को न बता दे। अगर वो बिलाल से कह देती तो वो फौरन राशन भी दिलवा देता और दवा भी भिजवा देता। चंद दिन बाद एक सुबह रशीदा बेगम हाथ में डस्टबिन उठाए गली में कूड़ा फेंकने के लिए जा रही थी। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही गली वाली एक औरत से सामना हो गया। उस औरत ने उसे रोक कर कहा, तुम्हारा बेटा उम्रा करने जा रहा है, मगर वो तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर गया। तुम तो उसकी माँ हो, तुम्हें तो सबसे पहले लेकर जाना चाहिए था। रशीदा बेगम ने दिल पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में बात बदली और कहने लगी कि मेरे कागजात अभी बने नहीं थे, कुछ मसले थे, इसलिए मैं नहीं जा सकी। बिलाल ने वादा किया है कि वापसी पर सब कागजात बनवा देगा और अगली बार मुझे भी साथ लेकर जाएगा। औरत ने सुनकर मुस्कुराते हुए बिलाल को दुआएं दी और आगे बढ़ गई। रशीदा बेगम खामोशी से घर वापस आ गई। रास्ते में
कई बार उनकी आंखें भर आई मगर किसी के सामने दुख जाहिर न किया। आखिर वो अपने बेटे की बुराई कैसे करती? अगर वो दूसरों से शिकायत करती कि उसका बेटा अपनी माँ को छोड़कर खुद उम्रा करने जा रहा है तो लोग यही कहते कि उसने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की। लोग क्यों समझेंगे कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो माँ अपनी जबान पर नहीं लाती। पेट का कपड़ा उठाने से अपना ही तन सबको दिखाई देता है। माँ होने का तकाजा यही है कि दुख अपने दिल में रखे और बेटे को दुआएं देती रहे। घर पहुंचकर वो फिर से अपने कामों में लग गई। नजरत से 2-3 बार दवा और राशन के बारे में पूछा तो उसने हमेशा की तरह सरसरी सा जवाब दे दिया कि अम्मा ठीक है, मैं बिलाल से बात कर लूंगी, आप फिक्र न करें। फिर कोई न कोई बहाना बनाकर बात बदल देती। रशीदा बेगम हर बार खामोश हो जाती। उन्हें यकीन था कि शायद जाने से पहले बिलाल खुद देख लेगा या शायद नजरत बता देगी। बिल आखिर वो दिन भी आ गया जब बिलाल और उसकी फैमिली को उम्रे के लिए रवाना होना था। घर में कुछ गहमा गहमी थी। सूटकेस बंद किए जा रहे थे। आखिरी चीजें बैग में रखी जा रही थी। रशीदा बेगम दिल ही दिल में खुश भी थी कि उनका बेटा खुदा के घर जा रहा है मगर दुख इस बात का था कि वो खुद पीछे रह गई हैं। कितनी ख्वाहिश थी कि वो भी खाना काबा देखें, सियाह गिलाफ की खुशबू महसूस करें, हजरे अस्वद को चूमने की हसरत पूरी करें। न जाने कब से ये ख्वाहिश दिल में दबी हुई थी मगर पूरी न हो सकी। रवानगी के वक्त बिलाल माँ के गले लगा। रशीदा बेगम की आंखें नम थी मगर वो मुस्कुरा कर बेटे के सर पर हाथ फेर रही थी, दुआ दे रही थी कि अल्लाह तुम्हें आसानियां दे, तुम्हारी इबादत कबूल करे, तुम्हारा सफर खैर से हो। बिलाल ने भी उनका हाथ थामा मगर उसे जलती थी। गाड़ी बाहर खड़ी थी। वो नम आंखों के साथ खुद को देखती माँ को छोड़कर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही घर में एक सुनसान सी खामोशी फैल गई। रशीदा बेगम ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से चारपाई पर बैठ गई। आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो खुद को रोकना चाहती थी मगर दिल बहुत भर आया। जी चाह रहा था कोई अपना पास होता, कोई जिसके कंधे पर सर रख कर वो दिल की सारी थकन और सारे दुख बहा देती। मगर उनका जीवन साथी तो बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो गया था। अब तो वो सिर्फ अपने बाकी बच्चे दिन गिन रही थी। वो सोचती रही कि बुढ़ापा कितना बेबस कर देता है, हर ख्वाहिश दिल में ही रह जाती है। वो कितनी चाहत से कह रही थी कि कागजात बनवा दो, दवाई मंगवा दो, राशन रखवा दो मगर कोई सुनने वाला न था। शायद वाकया उनकी किस्मत में उम्रा और हज की सआदत नहीं लिखी थी। वो महरूमी के एहसास के साथ घर के अंदर आ गई। जो राशन घर में मौजूद था कुछ दिन उससे निकल गए मगर फिर राशन खत्म हो गया। रशीदा बेगम की तबीयत भी खराब होने लगी थी क्योंकि काफी दिन से दवाई नहीं ले रही थी। बहू ने भी उनकी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी। पूरे 2 दिन तक वो भूखी रही मगर बूढ़ी जान भूख कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। भूख के मारे जब हालत हद से ज्यादा खराब होने लगी तो एक लाठी उठाई जिसके सहारे चलते हुए हमसाई के घर गई और उससे खाना मांगा। कहने लगी तबीयत खराबी की वजह से खाना नहीं बना सकती वरना घर में तो हर चीज मौजूद है, मुझे अभी खाना दे दो ताकि जिस्म में कुछ जान आ जाए, मैं दवा खा लूं और उसके बाद रात को अपना खाना खुद बना लूंगी। हमसाई बहुत अच्छी थी, फौरन बहू को आवाज लगाई तो उसकी बदतमीज बहू फौरन ट्रे में खाना रख कर ले आई। रशीदा ने 2 दिन बाद भर पेट खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। हमसाई ने चाय बनवा ली तो रशीदा ने चाय भी पी ली। जिस्म में जान सी पड़ती
करती हुई महसूस हो रही थी। रशीदा ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब हमसाई ने आवाज लगाकर रोक लिया और कहने लगी, क्या तुम अपने लिए अकेले खाना बनाती रहती हो? जब कभी तबीयत खराब हो तो मेरी तरफ आ जाया करो और यहीं पर खाना खा लिया करो। मेरी बहू ने सारे घर को संभाला हुआ है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अगर मैं घर पर नहीं होंगी तब भी तुम्हें ये खाना दे दिया करेगी। इतनी ज्यादा जहमत मत किया करो। रशीदा ने उसका मजीद शुक्रिया अदा किया और अपने घर में आ गई। वो किसी से भी खाना बार बार मांग कर अपनी इज्जत न को मजरूह नहीं करना चाहती थी। घर का खर्च और अपनी दवाइयों के पैसे कहाँ से लाए, वो कितनी देर चारपाई पर पड़ी सोचती रही और फिर उसके जहन में एक तरकीब आई। दूसरे मोहल्ले के लोग उससे ज्यादा नहीं जानते थे और वो मोहल्ला भी यहाँ से करीब पड़ता था। रक्शे का किराया 20 रुपए लगता था। अगर वो दूसरे मोहल्ले में जाकर काम मांग लेती तो यकीनन उसे काम मिल जाता। मोहल्ले वालों की नजर में आए बगैर वो किसी के घर में काम करने लग जाती, अपने लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त भी कर लेती, उसके बेटे के बदनामी भी ना होती। ये बात सोच कर ही वो खुश हो गई थी। फौरन घर को ताला लगाया और दूसरे मोहल्ले में चली गई। वहाँ पर 3-4 बंगलों में काम मांगा था। 2 घर में उसे काम मिल गया। रशीदा रोज दूसरे मोहल्ले में आती और जाती थी। कुछ दिन तो मोहल्ले वाले देखते रहे, मगर फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पता किया तो उन्हें इल्म हुआ कि रशीदा कोठियों और बंगलों पर काम करती है। उन्हें बेहद अफसोस हुआ था, मगर रशीदा का भरम रखने की खातिर किसी ने भी रशीदा के सामने ये बात नहीं की थी। वो लोग देख रहे थे कि एक बूढ़ी औरत अपना भरम रखने की खातिर कितना ज्यादा मेहनत कर रही है। वो उसका दिल हरगिज भी नहीं तोड़ना चाहते थे, बल्कि अपने तौर पर उसकी मदद भी करना चाहते थे। साथ वाली हमसाई अक्सर ही रशीदा के लिए खाना भिजवा देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इतने बूढ़े वजूद के साथ वो लोगों के घरों में काम करके आती होगी तो यकीनन थक जाती होगी, खाना बनाने की हिम्मत भी नहीं होती होगी। इसलिए अक्सर उसकी बहू रशीदा को बुलाकर ले जाती और कहती, अम्मा आज मैंने फलां डिश भी बनानी है देसी तरीके से, लेकिन मुझे बनानी नहीं आती। आप मेरे पास आकर बैठ जाएं। बेशक कोई काम मत कीजिएगा, बस मुझे बताती रहेगा कि ये चीज ऐसे डालनी है और इतनी इतनी मिकदार में डालनी है। आपसे पूछ कर डिश बना लूंगी तो अच्छी बन जाएगी। आपको तो पता है मुझे शादी से पहले खाना वगैरह बनाना नहीं आता था, सब कुछ अम्मा ने ही सिखाया है। रशीदा खुश हो जाती, हमसाई की बहू को दुआएं देते हुए साथ चली जाती और अक्सर उनके घर से खाना खाकर लौटती थी। सबको रशीदा बेगम पर बहुत ज्यादा तरस आया करता था। मोहल्ले वाले बातें करने लगे थे कि कैसा बदनसीब बेटा है, घर में फाके पड़े हुए हैं, बूढ़ी माँ लोगों से मांग मांग कर गुजारा कर रही है, लोगों के घरों में काम कर रही है और बेटा उम्रा करने गया हुआ है। ऐसी इबादत को भी खुदा न जाने कबूल करेगा या नहीं। क्या फायदा ऐसे उम्रे का जब माँ ही घर में भूखी है। उससे तो अच्छा था कि घर में राशन डलवा देता और अपनी माँ की खिदमत करता। रशीदा बेगम जिस बंगले में काम करती थी वहाँ पर कुछ जरूरी काम पड़ गया तो रशीदा बेगम को 4-5 दिन के लिए वहीं रोक लिया गया, क्योंकि नए मालकान रशीदा बेगम पर बेहद भरोसा करने लगे थे। उनका एक जज्बाती कनेक्शन रशीदा बेगम के साथ बन चुका था। ये एक बे औलाद
हाथ जोड़ा था। मियाँ बीवी अकेले इतने बड़े बंगले में रहते थे। रशीदा बेगम ने अपनी हमसाई को बताया कि वो अपने भतीजे के यहाँ जा रही है, कुछ दिन वहीं रुकेगी और फिर वापस आ जाएगी। अगर उसके जाने के बाद बिलाल आ जाए तो उसे बता दें। हमसाई ने इस बात में सर हिला दिया। इसी तरह रशीदा बेगम अपने नए मालकान के यहाँ चली गई और वहीं पर रहने लगी। कुछ दिन बाद बिलाल लौट आया तो अपनी माँ को घर में न पाकर परेशान हो गया। फौरन ही हमसाई के घर गया और कहने लगा कि आपको पता है मेरी अम्मा कहाँ पर है। तब हमसाई कहने लगी, हाँ वो अपने भतीजे के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए गई है। घर में वो अकेली थी, बीमार थी और शायद घर में राशन भी खत्म हो चुका था। एक दिन मैं घर गई तो वो 2 दिन की भूखी पड़ी हुई थी। घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था या शायद बीमारी की वजह से नहीं पका सकती थी। मैं उसे खाना देकर चली आई थी और फिर उसका ख्याल भी रखती रही। मगर अब एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी कि वो अपने भतीजे के यहाँ जा रही है और कुछ दिन रहेगी। बिलाल आए तो उसे बता दो। इतनी सी बात सुनकर बिलाल मुतमईन हो गया, क्योंकि वो शायद बेहिस हो चुका था। अब उसके दिल में माँ का एहसास नहीं रहा था। वो खुशी खुशी अपने रिश्तेदारों से मिलने मिलाने लगा। कुछ रिश्तेदारों की उसने खुद दावतें की और कुछ रिश्तेदारों ने उसे दावतों पर बुलाया। वो हर एक के लिए तो तवाफ लेकर आया था। सब के घरों में जा जाकर उन्हें तोहफे बांटने लगा। सारे रिश्तेदारों को उसने दे देकर खुश कर दिया। हर एक को बताया कि मैं उम्रा करके आया हूँ, आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। शायद वो दिखावा कर रहा था और अपने आप को बड़ी कोई चीज समझ रहा था। रिश्तेदार सब ये बात जान चुके थे कि रशीदा बेगम उसके पीछे किन हालात से गुजरती रही है, लेकिन अच्छे दिन देखकर वो भी चुप हो जाते थे। मुंह पर तो किसी ने बिलाल को कुछ नहीं कहा, मगर पीठ पीछे काफी बातें होती रही। बिलाल रिश्तेदारों में तोहफे तकसीम कर चुका तो फिर दोस्तों की बारी आई। वो दोस्तों के घरों में भी जा जाकर तोहफे पहुंचा रहा था और साथ ही उन्हें अपने उम्रे की इतला दे रहा था। कुछ लोग मुबारकबाद देते और कुछ उसे अपने यहाँ दावत पर मदऊ कर लेते और वो खुशी से फूले न समाता। एक दिन वो अपने एक दोस्त के यहाँ तोहफा देने और उसे बताने गया कि वो उम्रा कर आया है, मगर आगे का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिलाल का ये दोस्त काफी अमीर था और बाकी लोगों की निस्बत वो उसके लिए अच्छा तोहफा लेकर आया था जो अब उसे देने आया था। मगर ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी माँ उन्हीं के घर में बैठी हुई थी। रशीदा बेगम ने साफ और अच्छे कपड़े पहन रखे थे। वो सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि उसका दोस्त और उसकी बीवी रशीदा बेगम के सामने बैठे हुए थे। दोनों ने उनके हाथ थाम रखे थे। रशीदा बेगम की आंखों से आंसू बह रहे थे। बिलाल ने आगे बढ़कर सलाम किया तो रशीदा बेगम उसे देखकर चूक गई। उन्हें लगा कि शायद बिलाल उन्हें लेने आया है, मगर उसने अपने दोस्त को तोहफा दिया और कहने लगा, अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? बिलाल के मुंह से अम्मा का लफ्ज सुनकर दोस्त ने मुलामत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुद उम्रे पर चले गए हो, लेकिन तुम्हारी माँ लोगों के घरों में काम करके गुजारा कर रही है। उम्रा एक इबादत है, उम्रा एक इबादत है और मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मगर इंसान को पहले अपने घर के फराज पूरे करने चाहिए, उसके बाद हज और उम्रे के लिए जाना चाहिए। बिलाल अपने दोस्त की बात सुनकर जैसे घड़ों का पानी पड़ गया। वो रशीदा बेगम से कहने लगा, ऐसी भी क्या मजबूरियां पड़ी थी कि आप लोगों के घरों में काम करने लगी? रशीदा बेगम ने खफगी से कहा कि घर में राशन नहीं था, दवा के पैसे खत्म हो चुके थे। मैंने कितनी बार ही नजरत को कहा था कि तुमसे कहकर दिलवा दे, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी और तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं होती
होती थी कि चंद लम्हे मेरे साथ गुजार लो, मैं तुम्हें क्या बताती। बिलाल मजीद शर्मिंदा हो गया, कहने लगा अम्मा चले आप घर चले, मैं आ गया हूँ, हर तरह से आपका ख्याल रखूंगा। मगर रशीदा बेगम ने इनकार कर दिया और कहने लगी आज के बाद मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे तुमसे बढ़कर प्यार दिया है। आज से यही मेरा बेटा और बहू है और ये लोग मुझे उम्रा भी करवा रहे हैं। जिस सआदत से मुझे तुमने महरूम रखा वो सआदत मुझे इनके सदके नसीब हो रही है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बिलाल शर्मिंदगी से वापस चला आया, जबकि रशीदा बेगम ने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उसे दुनिया में बेसहारा नहीं छोड़ा।